आज हम कवर करेंगे द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए के एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स का बन जाना। ये प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर होता है। और फिर उसके बाद एंट्री होती है हेलिकेस एंजाइम की, अनवाइंडेस एंजाइम की, जिसका काम होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर। अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के ऊपर किसी भी तरह का आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए के बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज अर्चना राठी और मैं आज फिर स्वागत करती हूँ आपका भारत के एकमात्र और बेहतरीन रिवीजन पॉडकास्ट पर, जहां एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपके लिए कर दी जाएगी डिकोड। और आज हम शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हम कवर कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। आज हम कवर करेंगे द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए के एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स का बन जाना। ये प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर होता है। एक बार में पूरा एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए एक साथ रेप्लिकेट होता है और रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की तरह बिहेव करते हैं। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो टोपोआइसोमरेज एंजाइम सबसे पहले डीएनए की सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है और फिर उसके बाद एंट्री होती है हेलिकेस एंजाइम की, अनवाइंडेस एंजाइम की, जिसका काम होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर। पर ऐसा करने के लिए उसे बहुत एनर्जी लगती है और सेल के पास इतनी सारी एनर्जी देने को एक साथ नहीं होती, तो डीएनए का कुछ हिस्सा पहले खुल जाता है और कुछ बाद में खुलता है, तो एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। अब इसके बाद एंट्री होती है प्राइमेस एंजाइम की, जो कि आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी रखता है और यहाँ पर नींव रखी जाती है और उस नींव का नाम होता है आरएनए प्राइमर। ऐसा क्यों होता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास इनिशिएटिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकता, इसलिए हमें प्राइमेस एंजाइम की मदद लेनी पड़ती है जो कि आरएनए प्राइमर बनाता है। तो डीएनए के दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पर आरएनए प्राइमर को बना दिया जाता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको चार्ज कर लेते हैं और जब चार्ज हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स तो हम उन्हें कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। जी हाँ, जैसे डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी, ये सारे चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनके पास तीन तीन फॉस्फेट ग्रुप्स हैं और ये ड्यूअल पर्पस सर्व करते हैं। ये सबस्ट्रेट की तरह तो बिहेव करते ही हैं, जब रेप्लिकेशन होगा तो ये सारे आकर लग जाएंगे नया डीएनए बनाने में, लेकिन साथ साथ ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं डीएनए पॉलीमरेज को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहां पर एंट्री होगी डीएनए पॉलीमरेज की। तो आरएनए प्राइमर को जो हमने नींव की तरह इस्तेमाल किया, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और ईंटें लगाता जाएगा और उनके बीच में सीमेंट लगाता जाएगा, यानी कि आरएनए प्राइमर के ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाना और उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते जाना, ये काम होता है डीएनए पॉलीमरेज का। इसे हम कहते हैं पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी और इसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड होता है। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा नया डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनाता है और ये एक बहुत ही प्रिसाइज एंजाइम है और यूकैरियोट्स के केस में तो डिफाइंड नहीं है, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इकोलाई में डिफाइंड है दैट द स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। तो वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी, द पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम थी, उसके ऊपर जो नया डीएनए पॉलीमरेज बना रहा है वो एक साथ नहीं बनता, वो रुक रुक कर बनता है और उसे बनाने में बहुत सारे आरएनए प्राइमर्स चाहिए होते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लेकिन वो पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, हम पोलैरिटी लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, उसके ऊपर जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है वो कंटिन्यूअसली बनता है और उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स और फिर इन फ्रैगमेंट्स को अल्टीमेटली डीएनए लाइगेज जोड़ देता है। यानी कि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होने के साथ साथ सेमी डिसकंटिन्यूअस भी होता है।
सो अल्टीमेटली जब रेप्लिकेशन खत्म होता है तो उसमें रिपेयरिंग का काम कौन करता है? रिपेयरिंग का काम भी डीएनए पॉलीमरेज ही संभालता है और आरएनए प्राइमर्स को अल्टीमेटली रिमूव कर दिया जाता है, उसमें गैप फिलिंग कर दी जाती है और अल्टीमेटली हमारे पास 2 नए डीएनए स्ट्रैंड्स तैयार हो जाते हैं। लेकिन डीएनए के ऊपर रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो जाता। वो स्टार्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। प्रोकैरियोटिक डीएनए में सिंगल ORI होता है, लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए में बहुत सारे ORIs होते हैं और यही ORIs हम बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। अगर किसी सेल में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, कंप्लीट हो गया एस फेज के दौरान, लेकिन उस सेल ने डिवीजन कंप्लीट नहीं किया, तो ऐसे सेल में पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है, म्यूटेशन हो जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के ऊपर किसी भी तरह का आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए के बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये कहाँ होता है? प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन फर्क यह है कि डीएनए पूरा का पूरा डीएनए एक साथ ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाता है। डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है और डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह बिहेव करता है, जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट करते तो बनता डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को नहीं मिलता। और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन भी जाता तो उसके ऊपर जो 2 प्रोटीन बनते वो आपस में इंटरैक्ट करके खुद को ही खत्म कर देते। इसीलिए डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड करता है पार्टिसिपेट। तो अगर डीएनए का वो छोटा सा हिस्सा जिसके ऊपर टीआरएनए या फिर आरआरएनए बन रहा है, उसे हम सिंपली जीन कहते हैं। लेकिन डीएनए का वो छोटा हिस्सा जिसके ऊपर एमआरएनए बन रहा है, ऐसी जीन को हम स्पेसिफिकली सिस्ट्रॉन कहते हैं या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, जिसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब इसे हम समझाते कैसे हैं? तो डीएनए का वो स्ट्रैंड जो पार्टिसिपेट नहीं करता है ट्रांसक्रिप्शन में, जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और इसी कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से हम सारे प्रमोटर, सारी पोजीशंस को डिफाइन करते हैं, यानी कि हम उसे रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं कि प्रमोटर किधर की तरफ होगा, टर्मिनेटर किधर की तरफ होगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से जो प्रमोटर होता है वो 5 प्राइम एंड की तरफ होता है और जो टर्मिनेटर होता है वो 3 प्राइम एंड की तरफ होता है। यानी कि प्रमोटर अपस्ट्रीम सीक्वेंस होती है और टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस होती है। प्रमोटर वो जगह होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है और टर्मिनेटर वो जगह होती है जहां वो रुक जाता है। और स्ट्रक्चरल जीन एक्चुअली कोड्स फॉर द आरएनए। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको हम दूसरे शब्दों में एंटीसेंस या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कह देते हैं, जिसके ऊपर एक्चुअली में बनता है एमआरएनए। अब यहां पर एंट्री होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम की, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है, जो डीएनए के ऊपर आरएनए बनाता है। ये भी आरएनए को हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनाता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जब छोटा सा हिस्सा डीएनए का जो पार्टिसिपेट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन में, केवल उसको ओपन अप करना है, केवल उस हिस्से के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने हैं, तो यहाँ पर हेलिकेस एंजाइम ये काम नहीं करता, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ही इस काम को कर लेता है। प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज हर तरह के आरएनए को बनाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है 28S rRNA को, 5.8S rRNA को और 18S rRNA को। आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है HNRNA को, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जो आगे जाके एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है 5S rRNA को, tRNA को और SNRNA को, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन बाइंड करता है? सिग्मा फैक्टर। और ये सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर साइट को पहचानने में, और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पर जाकर लग जाता है। जैसे ही
सिग्मा फैक्टर को लगता है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वो आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। फिर इलोंगेशन का काम कौन संभालता है? आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर नया आरएनए बनाता हुआ चलता है। फिर पिक्चर में आती है टर्मिनेटर साइट। टर्मिनेटर साइट के साइट से जस्ट पहले पिक्चर में आ जाता है रो फैक्टर। ये रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है और उसे अपना काम करने से रोक देता है कि बस हो गया। तो अगर सिंपल जीन के ऊपर ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो जो आरएनए बना है ये टीआरएनए या आरआरएनए होगा, लेकिन अगर सिस्ट्रॉन के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ये एमआरएनए होगा। प्रोकैरियोट्स में इस ताज़े ताज़े बने सिस्ट्रॉन के ऊपर जो आरएनए है इसको हम एमआरएनए कह देते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में इसे हम एचएनआरएनए कहते हैं, जिसको अभी प्रोसेसिंग की ज़रूरत है और प्रोसेसिंग के बाद हम उसे एमआरएनए कहना शुरू करते हैं। तो पहले सिस्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। सिस्ट्रॉन भी दो तरह का हो सकता है, मोनोसिस्ट्रॉन एंड पॉलीसिस्ट्रॉन। तो ऐसा एमआरएनए जिसके ऊपर केवल एक ही प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है उसे हम मोनोसिस्ट्रॉन कहते हैं, जो कि मोस्टली यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। लेकिन अगर एमआरएनए के ऊपर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है तो हम उसे पॉलीसिस्ट्रॉन कहते हैं, जो केवल प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल हमें लैक ऑपेरॉन में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब वापस से चलते हैं कि प्रोकैरियोट्स के केस में तो हमने सिंपल एमआरएनए की बात कर ली, पर यूकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर और सिस्ट्रॉन के ऊपर जो आरएनए बना है उसे हमने कहा है एचएनआरएनए। अभी उसमें हमें ज़रूरत है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस या आरएनए मैच्योरेशन या आरएनए प्रोसेसिंग करने की, जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। तो इसमें हम तीन चीज़ें करते हैं, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। तो सबसे पहले करेंगे कैपिंग। इसमें एचएनआरएनए के 5 प्राइम एंड पर हम जोड़ते हैं कैप मॉलिक्यूल को। और कैप मॉलिक्यूल क्या होता है? 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें हेल्प करता है ग्वानिनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। फिर इसके बाद आती है टेलिंग, जो की जाती है एचएनआरएनए के 3 प्राइम एंड पर। यहां पिक्चर में आता है पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है। उसे ऐसा करने के लिए किसी टेम्पलेट स्ट्रैंड की ज़रूरत नहीं होती। तो वो एचएनआरएनए के 3 प्राइम एंड पर 200 से 300 एटीपीज को यानी कि एडिनाइलिक एसिड या एडिनाइलेट रेजिड्यूज को जोड़ता चला जाता है। इसे हम कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन या पॉली ए टेलिंग। फिर आती है स्प्लाइसिंग, लेकिन स्प्लाइसिंग समझने से पहले हम यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन क्या होती है उसे समझते हैं। तो यूकैरियोट्स के केस में डीएनए के ऊपर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं। एक जीन है, उस जीन को वो जीन किसी इंफॉर्मेशन के लिए कोड कर रही है, उसकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी अनवांटेड सीक्वेंसेस होती हैं, इंटरवियनिंग सीक्वेंसेस होती हैं जो कोडिंग नहीं है, जो जीन को तोड़ रही हैं, यानी कि जीन को स्प्लिट कर रही हैं। तो यूकैरियोटिक जीन्स में बीच बीच में इंट्रॉन्स का पाया जाना, ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है। और ये इंट्रॉन्स डीएनए में भी पाए जाते हैं और आरएनए में भी पाए जाते हैं, यानी कि डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन होता है जब, तो इंट्रॉन्स एमआरएनए के ऊपर भी ट्रांसफर होते हैं, पर इन इंट्रॉन्स के ऊपर ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, इसीलिए हमें इन इंट्रॉन्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। अब ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, ये एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम को दिखाता है। ये बहुत पुरानी बात को हमें याद दिलाता है। ये याद दिलाता है, इंट्रॉन्स का होना डीएनए में याद दिलाता है, इट इज़ द रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। ये बहुत पुरानी बात की याद दिलाता है एंड दैट रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, कि पहले आरएनए कभी राजा हुआ करता था और आज भी आपको उसे अटेंशन देनी पड़ेगी, इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, तभी अल्टीमेटली ट्रांसलेशन होगा। अब स्प्लाइसिंग में पिक्चर में आते हैं स्नर्प्स या फिर एसएनआरएनपीज। तो न्यूक्लियस के अंदर जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है उसके साथ कुछ प्रोटीन्स आकर जुड़ जाते हैं और बनाते हैं स्नर्प्स। ये स्नर्प्स क्या करते हैं, जहाँ जहाँ इंट्रॉन्स होते हैं वहाँ आकर लग जाते हैं और स्प्लाइसियोसोम बनाते हैं, इंट्रॉन्स को कट करते हैं और उन्हें वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। फिर इस बचे हुए एक्सोनिक पोर्शन को, आरएनए के पोर्शन को आरएनए लाइगेज जोड़ देता है। तो अल्टीमेटली आरएनए में रह जाते हैं केवल इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स को हटा दिया जाता है। तो ये सब कुछ होने के बाद अब जो हमारा एचएनआरएनए है वो कहलाता है एमआरएनए। उसके पास
5 प्राइम एंड पर कैप है, 3 प्राइम एंड पर टेल है और बीच में है केवल एक्सॉन्स। और अब ये HNRNA तैयार है टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये HNRNA ट्रांसलेशन के लिए तैयार है। अब हम इसे mRNA कहेंगे। तो अब बात करते हैं जेनेटिक कोड की। जैसे एक भाषा होती है, भाषा में शब्द होते हैं और लेटर्स होते हैं। तो ये जो DNA और RNA के ऊपर लिखी भाषा है, इसके लेटर्स क्या हैं? AUGC ऑन RNA और ATGC ऑन DNA। और इसके वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स हैं कोडॉन्स। और ये जो भाषा है, इसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो इसे हमें क्रैक करना है। अगर हमें वर्ड्स के मतलब समझ में आ गए तो भाषा क्रैक हो गई। तो जेनेटिक कोड क्या है? DNA के ऊपर ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है या RNA के ऊपर जो ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, ये कॉरस्पॉन्ड करती है टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑन द प्रोटीन चेन और द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हमारे जो सारे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, सबके पास इस भाषा में 64 वर्ड्स होते हैं, यानी कि 64 कोडॉन्स होते हैं। कोडॉन क्या है? इट इज़ अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और हर एक कोडॉन कोई ना कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन कोडिंग होते हैं और 3 कोडॉन्स स्टॉप कोडॉन्स होते हैं जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। और ये 61 कोडिंग कोडॉन्स 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। अब इसको क्रैक कैसे किया गया? इसमें 2 साइंटिस्ट का नाम सामने आता है, मार्शल नीरनबर्ग और दूसरे हैं हरगोबिंद सिंह खुराना। तो मार्शल नीरनबर्ग ने सबसे पहले सिंथेटिक mRNA बनाया लेबोरेटरी में। कैसा mRNA? होमोपॉलीमर, जिसमें रिपीटिंग यूनिट सेम थी, U। अब ये सिंथेटिक mRNA बनाया गया एक स्पेशल एंजाइम की मदद से, दैट इज सेवेरो-ओकोआ एंजाइम। इसको दूसरे शब्दों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम भी कहते हैं और ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। इस एंजाइम को RNA बनाने के लिए DNA की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंथेटिक mRNA के ऊपर जब लेबोरेटरी में ट्रांसलेशन कराया गया तो पाया गया कि UUU एक वर्ड है, एक कोडॉन है और इसका मतलब होता है फिनाइल एलेनाइन। फिर उसके बाद आए हरगोबिंद सिंह खुराना। उन्होंने हेट्रोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जिसमें रिपीटिंग यूनिट सेम ना हो, इस्तेमाल करते हुए बाकी के जो कोडॉन्स हैं उनको भी क्रैक कर लिया। तो इस तरह क्रैक हुआ हमारा जेनेटिक कोड। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड होता है यूनिवर्सल, यानी कि अगर UUU फिनाइल एलेनाइन के लिए कोड कर रहा है ह्यूमंस के अंदर, तो हाथी, घोड़े, चींटी, बैक्टीरिया, सारे ऑर्गेनिजम्स में वो फिनाइल एलेनाइन के लिए ही कोड करेगा। सो one single codons for specific amino acids in each and every organism। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर वो एक्सेप्शंस न्यूक्लियर DNA पर नहीं है, वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA पर है। अब ये जो जेनेटिक कोड है ये डीजेनरेट होता है, माने कि एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड होता है। जैसे सीरीन 6 कोडॉन से कोड होता है, कुछ ऐसे हैं जो 4 से कोडॉन से कोड होते हैं, कुछ 3 से। तो जेनेटिक कोड डीजेनरेट होता है। पर यहाँ पर 2 एक्सेप्शंस हैं, एक है मिथियोनिन और दूसरा है ट्रिप्टोफैन। मिथियोनिन एक ही कोडॉन से कोड होता है और ट्रिप्टोफैन भी एक ही कोडॉन से कोड होता है। तो जेनेटिक कोड होता है नॉन एम्बिगुअस, मतलब हर एक कोडॉन क्लियर है कि उसे कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करना है। ईच कोडॉन इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है GUG, जो कि एम्बिगुअस होता है, यानी कि वो कभी कभी भटक जाता है। वैसे तो GUG वेलिन के लिए कोड करता है, बट समटाइम्स इट एक्ट एज इनिशिएशन कोडॉन एंड कोड फॉर मिथियोनिन इन सम ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक कोड जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, कंटीजियस होता है, मतलब जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो सारे कोडॉन बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, बीच में कोई पॉज नहीं आता, कोई पंक्चुएशन नहीं आती। अब कोडॉन्स भी 2 तरह के होते हैं, स्टॉप कोडॉन और एक इनिशिएटर कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन होता है UAA, UAG और UGA। जी हाँ, ऑक्रे, एम्बर, ओपाल। यहाँ पर ये किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। और एक होता है इनिशिएटर कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन, जिसे हम कहते हैं AUG। AUG ड्यूअल फंक्शन सर्व करता है। पहला, ये मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है और दूसरा, ये इनिशिएशन कोडॉन की तरह भी एक्ट करता है। अब चलते हैं म्यूटेशंस पर। तो म्यूटेशंस कुछ सडन चेंजेस होते हैं DNA में। अब जीन म्यूटेशन का मतलब क्या है? जब जीन की सीक्वेंस में अचानक से कोई चेंज आ जाए तो वो जीन म्यूटेशन होता है। वो पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, अगर पूरी जीन में केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट में, एक पर्टिकुलर बेस में चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट म्यूटेशन है, जैसे सिकल सेल अनीमिया।
पर ये जीन म्यूटेशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो सकता है। ये कैसे होता है? डिलीशन या इंसर्शन से। अगर आप किसी जीन में आपने कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड 1, 2, 4 या 7 इस तरह न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए, तो जिस पॉइंट पर आप न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे या वहां से डिलीट करेंगे, उससे आगे पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है कोडॉन्स का। इसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसका एग्जाम्पल थैलेसीमिया हो जाता है। लेकिन अगर आप एक साथ एक पूरे कोडॉन को ऐड या डिलीट करते हैं तो वो म्यूटेशन तो होता है, पर वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता है। तो अब आएगा पिक्चर में ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन को समझने से पहले हमें टीआरएनए को जानना पड़ेगा। तो टीआरएनए को पहले हम नॉर्मली एसआरएनए कहते थे, सॉल्यूबल आरएनए। वो 1 मोलर NaCl के सोल्यूशन में आसानी से घुल जाता है। लेकिन बाद में फ्रांसिस क्रिक ने कहा कि टीआरएनए तो अडैप्टर मॉलिक्यूल होता है। ये उन्होंने जेनेटिक कोड क्रैक होने के बाद बताया कि कोई ना कोई बायोमॉलिक्यूल ऐसा पक्का है सेल के अंदर जिसे जेनेटिक कोड को पढ़ना और समझना आता है, और वो जेनेटिक कोड को समझ के अमीनो एसिड को कैरी करके लाता है, और वो है टीआरएनए। और इसीलिए हम उसे अडैप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। टीआरएनए के 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं। एक 2D स्ट्रक्चर है जिसे हम क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं, जो हॉले ने दिया था, और दूसरा इन्वर्टेड L शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि 3D मॉडल है, जो किम और क्लग्स ने दिया था। तो टीआरएनए के पास एक एंटी कोडॉन लूप होता है। ये वो जगह होती है जहां पर टीआरएनए से आके एमआरएनए जुड़ता है। इसके पास एक 3 प्राइम एंड होता है जहां पर अमीनो एसिड आकर बाइंड करता है। इसके पास टी साइसी लूप होता है जहां पर आकर बाइंड करता है राइबोसोम, और इसके पास DHU लूप होता है जहां पर आकर बाइंड करता है अमाइनो असाइल सिंथेटेस एंजाइम। तो आप जान रहे हैं, जी हाँ, ये एक ऐसा दोस्त है जो पूरे के पूरे ग्रुप को बांध के रखता है। तो टीआरएनए के साथ हर कोई आकर जुड़ रहा है, राइबोसोम, एमआरएनए, अमीनो एसिड, अमाइनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम। तो अब चलते हैं ट्रांसलेशन पर, जिसका मतलब क्या होता है? एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन का बनना विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए एंड आरआरएनए। कहाँ होता है? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स दोनों में ही ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अमीनो एसिड को चार्ज कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड, और ऐसा करने के लिए हमें 1 ATP का खर्चा करना पड़ता है। फिर ये जो हमारा चार्ज्ड अमीनो एसिड होता है, इसे हम टीआरएनए के साथ जोड़ देते हैं। इसे हम कहते हैं अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जैसे ही अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ ऐड हो जाता है तो हम उसे अमाइनो एसाइल टीआरएनए कहते हैं या चार्ज्ड टीआरएनए कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में जो हमारा एमआरएनए है उससे सबसे पहले आकर जुड़ती है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो प्रोकैरियोट्स के केस में 30S है और यूकैरियोट्स के केस में 40S है। फिर इसके बाद एमआरएनए से आकर जुड़ता है सबसे पहला टीआरएनए, जिसे हम इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं, जिसके पास सबसे पहला अमीनो एसिड होता है। प्रोकैरियोट्स के केस में वो फॉर्मिल मीथियोनिन होता है और यूकैरियोट्स के केस में वो मीथियोनिन होता है। फिर एंट्री होती है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की, जो प्रोकैरियोट्स में 50S है और यूकैरियोट्स में 60S है। अब ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर 2 साइट्स होती हैं, A साइट और P साइट। A साइट से जो टीआरएनए है वो नए टीआरएनए आते रहते हैं, और P साइट में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये हो गया इनिशिएशन। अब चलते हैं इलोंगेशन पे। इलोंगेशन के दौरान जो हमारी ये राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स हैं, ये एमआरएनए के ऊपर खिसकती हैं। इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसमें एनर्जी का खर्चा होता है। जब ये दोनों सब यूनिट एमआरएनए के ऊपर खिसक के आगे जाएंगी तो नया कोडॉन पिक्चर में आएगा। उसके लिए हमें नया टीआरएनए चाहिए होगा, जो कि नए अमीनो एसिड के साथ जुड़ा होगा। तो अब हम नए टीआरएनए को ट्रांसफर करेंगे और उसे लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में एंट्री कराएंगे। जब ये नया टीआरएनए लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में एंट्री ले रहा होगा तो पुराना जो टीआरएनए है वो P साइट से खिसक रहा होगा, और पुराना टीआरएनए अपना अमीनो एसिड नए टीआरएनए को हैंडओवर कर देता है, और इसी दौरान दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमने अमीनो एसिड को पहले ही दे दी होती है, और यहाँ पर एंजाइम इस्तेमाल होता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, जो कि एक राइबोजाइम है। जी हाँ, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर जो आरआरएनए है वही पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की तरह बिहेव करता है। प्रोकैरियोट्स में ये 23S आरआरएनए होता है और यूकैरियोट्स में ये 28S आरआरएनए होता है। तो ये काम चलता रहता है, राइबोसोम खिसकते रहते हैं, नए नए टीआरएनए आते रहते हैं, अमीनो एसिड की चेन बढ़ती रहती है। ये काम कब तक चलता है? जब तक टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आ जाता।
जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन पिक्चर में आता है तो एंट्री होती है रिलीज फैक्टर्स की। रिलीज फैक्टर्स क्या करते हैं, जो पूरी प्रोटीन चेन बनी है उसे आखिरी अमीनो एसिड से रिलीज करा देते हैं, और टर्मिनेशन कोडॉन के लिए तो कोई अमीनो एसिड होता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली प्रोसेस खत्म हो जाता है। जो mRNA है वो ट्रांसलेशन खत्म होने के बाद डीजनरेट हो जाता है, प्रोटीन चेन रिलीज हो जाती है, राइबोसोम्स वापस से इस्तेमाल होते हैं और tRNAs भी वापस से इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस की, जिन्हें हम कहते हैं UTRs, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो इनिशिएशन कोडॉन से पहले और टर्मिनेशन कोडॉन के बाद कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं जिन्हें हम UTRs कहते हैं। ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, पर ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को एफिशिएंट बनाती हैं। अब चलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पर। माने कि जीन को एक्सप्रेस करना है या नहीं करना, कम करना है या ज़्यादा करना है, इसको कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है। प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर प्रोकैरियोट्स में एक बार DNA के ऊपर mRNA बनना शुरू हो गया तो फिर जीन को एक्सप्रेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि DNA के ऊपर जैसे ही mRNA बनना शुरू होता है उसके ऊपर तुरंत ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है, यानी कि mRNA पूरा बनने का इंतजार नहीं किया जाता। तो यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है NCERT की कि इन बैक्टीरिया the predominant site for regulation of gene expression is the initiation of transcription। अगर ट्रांसक्रिप्शन चालू हो गया है तो इसका मतलब ट्रांसलेशन भी होगा और जीन एक्सप्रेस करेगी, बिकॉज इन बैक्टीरिया ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर कपल्ड, वो साथ साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सब कुछ सेम कंपार्टमेंट में हो रहा है, दैट इज साइटोप्लाज्म, वहां तो न्यूक्लियस है ही नहीं। पर यूकैरियोट्स के केस में अगर किसी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है या वो एक्सप्रेस होगी या नहीं होगी तो ये बहुत जटिल है। इसे 4 पड़ावों को पार करना पड़ता है। सबसे पहले सक्सेसफुल ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए के ऊपर सक्सेसफुली HNRNA का बन जाना, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, जिसे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। इसके बाद इस HNRNA में सक्सेसफुली प्रोसेसिंग हो जाना, स्प्लाइसिंग हो जाना। फिर तीसरा पड़ाव, ये जो HNRNA अब mRNA कहलाने लगा है, इसको सक्सेसफुली साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करना। और चौथा पड़ाव, साइटोप्लाज्म में जाकर इस mRNA के ऊपर सक्सेसफुली ट्रांसलेशन हो जाना। जब ये चारों पड़ावों को पार कर लेगा तब जाकर हम कहते हैं भैया जीन एक्सप्रेस हो जाएगी। और यूकैरियोट्स के केस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो ऑर्गन बनाने वाली जीन्स होती हैं, होमियोटिक जीन्स होती हैं, उनके रेगुलेशन को इसी जटिल प्रोसेस से कंट्रोल किया जाता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं ओपेरॉन को। ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और इसको डिस्कवर करने वाले थे जेकॉब एंड मोनोड। तो ओपेरॉन डीएनए का वो टुकड़ा है, वो सेगमेंट है जो किसी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जैसे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को, हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म को, ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म को। अब इस डीएनए के टुकड़े में क्लस्टर्स ऑफ जीन्स होती हैं, बहुत सारी जीन्स होती हैं, जैसे रेगुलेटर जीन या इनहिबिटर जीन। ये ऐसी जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेटर जीन। ये ऐसी जीन है जिसके पास जाकर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है। फिर आती हैं हमारी स्ट्रक्चरल जीन्स। ये ऐसी जीन्स होती हैं जो वाकई में एंजाइम के लिए कोड करती हैं, जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो ये एक ओपेरॉन का ढांचा हो गया। अब इसमें से जो रेगुलेटर जीन होती है वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है, हाउसकीपिंग जीन होती है, जो हमेशा ऑन होती है और हमेशा रेगुलेटर प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन बनाती रहती है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं वो होती हैं लग्जरी जीन्स, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, जो केवल डिमांड पर ऑन या ऑफ होती हैं। तो चलिए समझते हैं लैक ओपेरॉन को। एक लैक ओपेरॉन में सबसे पहले आती है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन से पहले होता है उसका प्रमोटर, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है। फिर उसके बाद आता है प्रमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। सारी की सारी स्ट्रक्चरल जीन्स का एक ही प्रमोटर होता है। उसके बाद आता है ऑपरेटर जीन, और ऑपरेटर जीन के बाद आती है हमारी स्ट्रक्चरल जीन्स। अब पहला केस लेते हैं, जब सिस्टम में लैक्टोज नहीं है तो इकोलाई लैक्टोज खाएगा नहीं तो पचाएगा नहीं, तो फिर लैक ओपेरॉन ऑन क्यों करना है? वो ऑफ रहेगा। ऑफ कैसे रहेगा ये समझते हैं। अब जो हमारी आई जीन है वो तो हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है, उसने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन की आदत क्या है? ऑपरेटर साइट के साथ बाइंड करने की। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर साइट के साथ जाकर जुड़ गया।
जिसकी वजह से क्या हुआ, जो स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर था उसके साथ आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपर आकर बाइंड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो स्ट्रक्चरल जीन्स थी उनके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाया, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाया तो एमआरएनए नहीं बना, एमआरएनए नहीं बना तो एंजाइम्स नहीं बने, और एंजाइम्स नहीं बने तो ऑपेरॉन ऑफ है, जरूरत भी नहीं थी एंजाइम्स की। फिर अब मीडियम में लैक्टोज है तो इकोलाई खाएगा, खाएगा तो पचाएगा भी, तो ऑपेरॉन को ऑन होना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लैक्टोज है वो इकोलाई के अंदर गई, थोड़ी सी लैक्टोज, अब ये लैक्टोज किससे जाकर जुड़ गई, रिप्रेसर प्रोटीन से, और उसे इनएक्टिव कर दिया। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर साइट के साथ जाकर बाइंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ प्रॉपरली बाइंड करेगा, और जो हमारी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनके ऊपर सक्सेसफुली ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिससे बनेगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, ऐसा एमआरएनए जिसके ऊपर एक साथ 3 एंजाइम्स को बनाने की इंफॉर्मेशन है। अब स्ट्रक्चरल जीन्स 3 है, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ये जो लैक जेड है ये अल्टीमेटली कौन सा एंजाइम बनाती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसका काम होता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देने का। लैक वाई जीन क्या बनाती है, परमिएस एंजाइम, जिसका काम होता है लैक्टोज के लिए इकोलाई की परमिएबिलिटी को बढ़ा देना। और लैक ए क्या बनाती है, ट्रांस एसिटाइलेज, जिसका फंक्शन अभी अननोन है। अब सवाल ये है कि जब पहले ऑपेरॉन ऑफ था तो ये थोड़ा सा लैक्टोज इकोलाई के अंदर गया कैसे। तो जब हम कहते हैं कि ऑपेरॉन ऑफ है तो वो पूरी तरह ऑफ नहीं होता। ऑफ होने का मतलब है अ लिटिल अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑलवेज देयर ऑफ द ऑपेरॉन, और इसीलिए थोड़ा अमाउंट में परमिएस एंजाइम हमेशा इकोलाई के अंदर रहता है। सो टू समराइज लैक ऑपेरॉन एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है जहां पर एलोलैक्टोज या लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करती है, और ये नेगेटिव फीडबैक पे काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटर प्रोटीन का नेचर होता है ऑपेरॉन को बंद रखने का, लेकिन ये पॉजिटिव फीडबैक पर भी काम करता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब लैक ऑपेरॉन कैटाबॉलिक पाथवे को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म हो रहा है। तो अब चलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर। ये हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट था जो स्टार्ट हुआ 1990 में और ख़त्म हुआ 2003 में। इसको शुरू किया अमेरिका ने और फिर बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज इसके साथ आकर जुड़ गई। इसका गोल क्या था, पूरे जीनोम, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना, उस पर जो 20 से 25 हज़ार जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, इतने सारे डेटा को स्टोर करना, उसे एनालाइज करना, उसे दूसरे सेक्टर्स में ट्रांसफ़र करना और ELSI को डील करना, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज। और इसमें बहुत खर्चा आया था, $9 बिलियन वर स्पेंड। अब मेथोडोलॉजीज क्या थी, इसमें 2 मेथोडोलॉजीज काम करी। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हम ESTs का सहारा लेते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। पूरे डीएनए को एक साथ नहीं सीक्वेंस करते, केवल वो हिस्सों को सीक्वेंस करते हैं जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनके ऊपर आरएनए बनता है। तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स आर दोज पोर्शंस ऑफ डीएनए ऑन विच आरएनए इज फॉर्म्ड। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने कहा नहीं, हम पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करेंगे और बाद में उसके ऊपर एनोटेट कर देंगे, मार्क कर देंगे कि ये कोडिंग रीजन्स हैं और ये नॉन कोडिंग रीजन्स हैं। इस वाली मेथोडोलॉजी को हमने कहा सीक्वेंस एनोटेशन, जो कि बाद में एक्सेप्ट हुई। अब इसमें स्टेप्स हमने क्या क्या फॉलो किए। हमने डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट किया ह्यूमन सेल से। अब क्योंकि डीएनए इतना बड़ा पॉलीमर है तो इतने सारे डीएनए को एक साथ सीक्वेंस करना आसान नहीं है, तो हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब हर एक टुकड़े की हमने बहुत सारी कॉपीज बना ली, जिसे हम कहते हैं क्लोनिंग। ऐसा करने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए और एक होस्ट चाहिए। होस्ट हमने कौन लिया, इकोलाई और ईस्ट, जिसके अंदर हम क्लोनिंग करेंगे। और वेक्टर हमने कौन लिए, बैक्स एंड यैक्स, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो अपने डीएनए के हर एक टुकड़े को हमने बैक के साथ एसोसिएट करके उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बना ली। इसके बाद हमने हर एक टुकड़े को सीक्वेंस करना था, उसकी सीक्वेंस को जानना था, और वो सीक्वेंस जानने के लिए एक टेक्निक का हमने इस्तेमाल किया, दैट इज सैंगर टेक्निक। और अल्टीमेटली सारी सीक्वेंसेस को जोड़कर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस वाज क्रैक्ड। लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 1 जो था वो सबसे लार्जेस्ट होने के कारण सबसे बाद में सीक्वेंस हुआ इन मई 2006। अब डिस्कस करते हैं द फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि डीएनए पर बहुत सारी जीन्स नहीं होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जीन्स होती हैं, और हर एक जीन में ऑन एन एवरेज 3000 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन
कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे डिस्ट्रोफिन जीन जो कि प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पर, वो लार्जेस्ट जीन है एंड हैविंग 2.4 मिलियन बेसेस। और सबसे छोटी जीन होती है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर TDF प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम हैविंग ओनली 14 बेसेस। क्रोमोसोम 1 is the largest chromosome having 2968 genes on it, and Y chromosome is the shortest chromosome having 231 genes on it. हमारे DNA में 98% DNA से भी ज्यादा DNA जंक DNA है, यानी कि लेस देन 2% DNA इज जस्ट द कोडिंग DNA। और हम सारे के सारे 99.9% सिमिलर हैं, सिर्फ 0.1% में एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर आता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम SNPs भी कहते हैं। तो हमारे DNA के ऊपर 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर हम सारे केवल एक दूसरे से सिंगल न्यूक्लियोटाइड में डिफर करते हैं, जिसे हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और हमारे DNA के ऊपर बहुत सारी सीक्वेंसेस ऐसी हैं जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं, जो ह्यूमन हिस्ट्री के एवोल्यूशन को ट्रेस करने में हमारी हेल्प करती हैं। अब हम सारे 99.9% तो सिमिलर हैं, पर 0.1% डिफरेंट है, केवल 0.1%। अरे नहीं, अगर तुम 3.3 × 10⁹ का 1.1% निकालोगे तो वो 3 × 10⁶ बेस पेयर्स आता है, जो कि काफ़ी है। चलिए अब डिस्कस करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग को। जैसे हमारी उंगलियों पे प्रिंट्स होते हैं, ऐसे ही हमारे DNA पर भी प्रिंट्स होते हैं जो हम सबके यूनिक होते हैं। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा रेपिटेटिव DNA और सैटेलाइट DNA को। तो हमारे DNA पर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पर एक ही सीक्वेंस अपने आप को बार बार रिपीट करती है, और ऐसे हिस्सों को हम कहते हैं रेपिटेटिव DNA या सैटेलाइट DNA, जो कि दो तरह का हो सकता है। अगर रेपिटेटिव सीक्वेंस बहुत छोटी है, सपोज AT अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो DNA का ये छोटा सा हिस्सा कहलाएगा माइक्रो सैटेलाइट, जैसे STRs शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। लेकिन अगर रिपीट करने वाली सीक्वेंस थोड़ी बड़ी है, ATGC TT AT यही सीक्वेंस अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, तो ये रेपिटेटिव DNA कहलाएगा मिनी सैटेलाइट, जिससे जैसे कि VNTR वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। अब ये जो सीक्वेंस अपने आप को बार बार दोहरा रही है, ये हम सब में कंजर्व्ड होती है, एक जैसी होती है, लेकिन ये अपने आप को कितने बार रिपीट कर रही है ये हम सब में डिफरेंट होता है। तभी तो इसका नाम क्या है, VNTR वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। रिपीट सेम है, रिपीटिंग सीक्वेंस सेम है, पर हम सब में उसका नंबर डिफरेंट है। जैसे मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 पे सपोज वही सीक्वेंस अपने आप को 10 बार दोहरा रही है, किसी और पे 6 बार, किसी और पे 50 बार, किसी और पे 100 बार, तो ये हम सब में डिफरेंट है और ये यूनिक है। हम सबका VNTR यूनिक है, सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर, जो कि हमारी आइडेंटिफिकेशन का यूनिक जरिया बनता है। अब DNA फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम DNA को आइसोलेट करते हैं, फिर उसे आइसोलेट करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। अब जहाँ जहाँ रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होती हैं, जहाँ जहाँ हमारे हिस्से DNA पर रेपिटेटिव DNA होता है, वो फ्लैंक्ड होता है बाय सर्टेन साइट्स, जिन्हें हम एंडोन्यूक्लियस साइट्स कहते हैं। जहां भी रेपिटेटिव DNA शुरू होगा और जहां खत्म होगा, उसके इधर उधर दोनों साइड स्पेशल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स होती हैं, जिनको कौन पहचानता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और उसे टुकड़ों में काट देता है। यानी कि DNA के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, कुछ टुकड़ों में रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होंगी, कुछ टुकड़ों में रेपिटेटिव सीक्वेंसेस नहीं होंगी। ये सारे टुकड़ों को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम ब्लॉटिंग करते हैं। ये सारे टुकड़ों को हम नाइलॉन या नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लेते हैं, जिसे हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। फिर उसके बाद हम डीनेचुरेशन करते हैं। इन सारे टुकड़ों को डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा करने के लिए हमें एक आर्टिफिशियल DNA चाहिए, जिसे हम VNTR प्रोब कहते हैं। इसे हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। इसके ऊपर जो सीक्वेंस होती है वो VNTR सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, और इसे हम रेडियो एक्टिवली लेबल करते हैं, ताकि जहाँ जहाँ ये हो ये हमें चमके, दिखाई दे। फिर हम क्या करते हैं, इस आर्टिफिशियल VNTR प्रोब को हम छोड़ देते हैं DNA के टुकड़ों पर। तो जहाँ जहाँ ये रेपिटेटिव सीक्वेंस होती है, VNTR सीक्वेंस होती है, वहाँ पर जाकर ये आर्टिफिशियल DNA अपने आप को क्या कर लेता है, डबल स्ट्रैंडेड बना लेता है, जोड़ लेता है। इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जब अल्टीमेटली एंड में हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, यानी कि एक्सरे डालते हैं, तो वो सारे बैंड्स चमकते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, यानी कि जिनके पास रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न मिलता है, और यही पैटर्न हम सबकी यूनिक पहचान है। सपोज दया को किसी क्राइम सीन से एक बाल मिला,
उसने उसका डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल लिया। अब उसने 2 बंदों पर शक है, ए और बी पर, और बी का जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो मैच कर रहा है, तो दया ने पकड़ लिया कि कौन है मुजरिम। तो पैटर्निटी इश्यूज को या क्रिमिनल इश्यूज को कैटर करने के लिए हमारे पास होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वीएनटीआर का जो साइज होता है वो 0.1 केबी से 20 केबीज तक वेरी करता है, और इन्हीं सीक्वेंसेस में हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि ये हिस्से जो है नॉन कोडिंग हिस्से होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। वी आर ओपन टू सजेशंस, और हम मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे ट्यून्ड, लव यू, बाय ऑल।